सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड़, अलवर, राजस्थान, आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम अपने YouTube चैनल पर BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए नाटक एवं एकांकी, जो आपका BA द्वितीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र है, उस पर हम एक लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर में हम जो हमने पहले आपसे एकांकी की बात की थी, एकांकी के तत्वों और एकांकी का उद्भव और विकास पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो आज पाठ्यक्रम के अनुसार आज की जो एकांकी है वो है भुवनेश्वर द्वारा लिखित ऊसर एकांकी। ऊसर, देखिए ऊसर का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। ऊसर एक ऐसी ज़मीन होती है, वो भूमि ऐसी जो खेती करने के योग्य नहीं होती है, बैरन लैंड बोलते हैं जिसको, यानी वो खेती जहाँ पर, वह भूमि जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती। ऊसर सब कुछ जहाँ संभव नहीं है, यानी ऊसरपन हमारे जीवन में आ गया है। हमारे जीवन में विद्रूपताएं, विषमताएं ये सारी आ गई हैं। तो भुवनेश्वर जी ने किस तरह से इस एकांकी के माध्यम से हमें संदेश देने की कोशिश की है। तो भुवनेश्वर जी का जो जीवन वृत्त है वो आप एक बार देख लीजिए। स्लाइड में आपको दिख रहा होगा आपको। ये आधुनिक हिंदी एकांकी को नई दिशा देने वालों में भुवनेश्वर प्रसाद का महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक हिंदी की जो एक श्रृंखला है उसमें भुवनेश्वर जी शामिल हैं और उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 1910 में शाहजहाँपुर यूपी में हुआ था और इनकी रचनाओं पर पाश्चात्य प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। पाश्चात्य वेस्टर्न जो राइटर्स हैं, जो लेखक हैं, उनका प्रभाव इनकी जो शैली पर आपको देखने को मिलता है। इससे धारणा बनती है कि उन्हें पाश्चात्य साहित्य का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने बहुत अध्ययन किया था। जो पश्चिम के जो लेखक हैं उनकी जो जितना भी साहित्य है उनका अनुशीलन किया, इसलिए उन्हें पाश्चात्य साहित्य का बहुत अच्छा ज्ञान था। जिंदगी को उन्होंने कड़वाहट, तीखेपन, विकृति और विद्रूपता में ही देखा है। जिंदगी को उन्हें सरलता से नहीं देखा, उन्होंने जिंदगी की कड़वाहट उन्होंने देखी है, उसका तीखापन देखा है, उसकी विकृति देखी है कि ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें, हमारे संस्कार ही विकृत हो गए हैं, वो चीज़ें, विद्रूपताएं देखी हैं ज़िंदगी की। तो जो जो विद्रूपताएं इन्होंने देखी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, वो है विद्रूपताएं। तो ये सारी चीज़ें आप इस एकांकी के माध्यम से यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर हम जो एकांकी है भुवनेश्वर जी की ऊसर, उसके जो पात्र हैं उसका मैं परिचय आपको करा दूं। इसमें एक लड़का है, पात्रों में एक लड़का है, फिर उसके बाद है गृहस्वामी, और उसके बाद एक युवक ट्यूटर, पढ़ाने वाला एक ट्यूटर, और उसके बाद मोटी रमणी। ये थोड़ा सा इसमें स्लाइड में कट गया है, इसमें एक मोटी रमणी, फिर है गृहस्वामिनी, जो गृहस्वामी है उसकी पत्नी, फिर है छोटी लड़की और 2 लड़कियां। इस तरह से देखिए इनके जो पात्र हैं वो भी अजीबोगरीब आपको लग रहे होंगे। सामान्यतया पात्र कोई बहुत ही सामान्य नाम वाले होते हैं, जिसमें मोहन, सोहन, है ना, इस तरह से, लेकिन यहाँ पर किसी का नाम ही नहीं है। आप देखिए, लड़का, गृहस्वामी, एक युवक ट्यूटर, उसका भी नाम नहीं है कुछ भी, मोटी रमणी स्त्री, फिर गृहस्वामिनी,
फिर उसके बाद छोटी लड़की, फिर उसके बाद है 2 लड़कियां। तो इस तरह से ये हुए इनके पात्र। ये जो भुवनेश्वर जी की जो एकांकी है उसके जो पात्र हैं वो भी आपको थोड़े से अनोखे ही मिलते हैं, नायाब ही हैं इनके पात्र। अब ऊसर एकांकी का जो परिचय है वो मैं आपको करा दूं। ऊसर एकांकी का जो लिखने का उनका मूल उद्देश्य है कि जो समाज में जो विकृतियां फैल रही हैं, समाज की जो विद्रूपताएं हैं, जो विसंगतियां हैं, समाज में जो अनैतिकता है जो बढ़ती जा रही है, उसको इन्होंने अपनी एकांकी में समेटने की कोशिश की है। तो ऊसर एकांकी का परिचय मैं आपको दिला देता हूँ। आप स्लाइड में भी देख सकते हैं क्या क्या लिखा है, आप इसको समझते जाइए। ऊसर एक मनोवैज्ञानिक और समस्या प्रधान एकांकी है। ये एक मनोवैज्ञानिक एकांकी है। मनोविज्ञान क्या होता है? मन का विज्ञान, ठीक है। जो मन है व्यक्ति का, उसका विज्ञान, साइंस। तो मन में क्या क्या विचार चलते हैं व्यक्ति के, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, सबका अपना अपना मनोविज्ञान होता है। जैसे बच्चों का मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान, जिस पर आपने काफ़ी कहानियाँ या एकांकियाँ आपने पढ़ी होंगी। तो उसमें यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है कि मानव का जो मस्तिष्क है, उसका जो मन है, वो क्या कहता है उस सिचुएशन के बारे में, उस स्थिति के बारे में। तो ये उन्होंने मनोवैज्ञानिक कहानियाँ, मनोवैज्ञानिक एकांकी यहाँ प्रस्तुत की है और समस्या प्रधान एकांकी है। समाज की कोई न कोई समस्या लेकर ये प्रस्तुत हुए हैं। समाज में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। एक अच्छा एकांकीकार या नाटककार या साहित्यकार जिसे हम कह सकते हैं, वो वही होता है जो अपने समाज की जो विसंगतियां हैं, समाज की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अपने लेखनी के माध्यम से उनको साहित्य में मोती के रूप में पिरो दे, वही अच्छा साहित्यकार माना जाता है। तो यहाँ पर ऊसर एकांकी एक मनोवैज्ञानिक और समस्या प्रधान एकांकी है। इसमें बाहर से भरे पूरे पर भीतर से खोखले अहमवादियों पर व्यंग किया गया है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि बाहर से भरे पूरे, कि बाहर से तो वो संपूर्ण दिखते हैं, लेकिन भीतर से खोखले। वो उनके जो जितने भी उनके जो कह सकते हैं कि मानदंड हैं, वो सारे के सारे खोखले हैं। उनके जो मूल्य हैं वो खोखले हो चुके हैं। खोखले अहमवादियों पर व्यंग किया है। खोखला अहम, कि वो बेवजह किसी चीज़ को का बड़प्पन स्वीकार करते हैं। वो वास्तव में वो इस तरह के नहीं हैं। तो बड़प्पन का ढकोसला दिखाने वाले लोग यहाँ इनकी जो एकांकी है उसमें आपको मिलेंगे। अहमवादी हैं जो थोड़ा सा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करवाना चाहते हैं। और देखिए आगे, बेतरतीब वार्तालाप। बेतरतीब यानी पंक्तिवार, यानी क्रमबद्धता नहीं है इसमें। वार्तालाप कभी कोई बोल रहा है इसमें, कभी कोई पात्र बोल जाएगा। इस तरह से उन्होंने अपने पात्रों के बेतरतीब वार्तालाप के माध्यम से दिखाने का प्रयत्न किया है कि मानव का जो जीवन है वो भी बेतरतीब है, वो भी एक चरणबद्ध तरीके से नहीं हो रहा। अब क्या होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व ही निखर के नहीं आ पा रहा इसलिए। और आगे देखिए, बेतरतीब वार्तालाप, बेढंगी परिस्थितियाँ। कोई परिस्थितियाँ भी सही नहीं है, बेढंगी परिस्थितियाँ हैं। कौन सी परिस्थिति कब आ जाए पता ही नहीं चलता। और अपरिचित पात्रों के माध्यम से इसमें यथार्थ को चित्रित किया गया है। अपरिचित पात्र हैं, पात्र तो आपने देख लिए होंगे, अजीबोगरीब पात्र हैं जिनमें नाम नहीं है किसी का भी। तो उन पात्रों के माध्यम से इसमें यथार्थ स्थिति को चित्रित किया गया है। सामाजिक यथार्थ क्या है कि आज वर्तमान जो समाज है मध्यम वर्गीय, उसका जो यथार्थ है वो किस तरह का है, ये सारी बातें आप इस एकांकी में देख सकते हैं।
और देखिए, बिना किसी पूर्व भूमिका और कथासार के पात्रों का प्रवेश कराया इन्होंने, बिना किसी भूमिका के और कथासार के पात्रों के प्रवेश, यानी पात्र एकदम से अचानक से आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब कौन सा पात्र आ जाएगा। तो इस वजह से जो पूरी एकांकी है, इसमें एकदम से कौतूहल बना रहता है, आश्चर्य बना रहता है कि आगे क्या होने वाला है। ये तो एक तरह से जो एकांकीकार है उसकी सफलता का ही परिचायक है यहाँ पे। और देखिए, कार्यकलाप से एकांकी प्रारंभ होती है और वार्तालाप कौतूहल की अभिव्यक्ति कर चरम तक पहुँचता है। और उनका पात्रों का जो आपसी वार्तालाप, जो संवाद है, वो कौतूहल, जो जिज्ञासा है, उसकी अभिवृद्धि कर चरम तक पहुँचता है। वो चरम तक पहुँच जाता है, अंत तक। यहाँ पर ऊसर शीर्षक प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जो ऊसर, जो इसका जो एक तरह से शीर्षक है, ये यहाँ की जो विद्रूपताएं हैं उन्हीं को लेकर एक ये कह लीजिए कि प्रतीक के रूप में ये प्रयुक्त हुआ है। और वही प्रतीक मैंने आपको बताया था कि ऊसर वह स्थान, वह भूमि, वह खेती या वो एक तरह से जगह है जहाँ खेती करना संभव ही नहीं होता, जहाँ उपज हो ही नहीं सकती। यानी हमारा जो समाज है वो इस तरह से अब बन गया है। कथानक अत्यंत व्यंजक है, बहुत ही, और गहरी चोट करने वाला है। यदि हम इसको अच्छे से समझें तो ये समाज की जो विद्रूपताएं हैं, जितनी भी विसंगतियां हैं, उन पर गहरी चोट करने वाला है। और संवाद पात्र अनुकूल हैं, जैसे पात्र हैं वैसे ही उनके संवाद हैं, इखरे बिखरे। किंतु सामान्य पाठक को इसके संवाद कथोपकथन असंबद्ध और व्यर्थ ही प्रतीत होंगे। सामान्य पाठक को लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या जो एकांकीकार है क्या कहना चाहता है, कुछ समझ से बाहर लगेगा उनको। लेकिन जब हम उसे थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे, चेष्टा करेंगे, तो हम इस सारी जो सीरीज है, जो श्रृंखला है, उसमें जुड़ते चले जाएंगे। इसके बाद संकलन त्रय का निर्वाह उत्कृष्ट प्रभावान्विति के अनुसार हुआ है। संकलन त्रय है स्थान, समय और कार्य की एकता। इन तीनों का जो निर्वाह है बहुत ही उत्कृष्ट प्रभावान्विति के साथ हुआ है, बहुत उत्कृष्ट तरीके से हुआ है, जिसमें कहीं भी कोई विसंगति नहीं है। आगे देखिए, भुवनेश्वर की एकांकी की विशेषताएं। जो ये एकांकी है इसकी क्या खास विशेषताएं वो आप देख लीजिए। इसमें भुवनेश्वर की एकांकी सशक्त, व्यंजना पूर्ण, मर्मस्पर्शी है, बहुत ही मर्मस्पर्शी है, यानी छूने वाली है। व्यक्ति का जो मन है उसको गहराई तक चोट करने वाली है। इसके रंग निर्देश, रंगमंच की व्यवस्था, वातावरण सृष्टि, पात्र योजना व पात्रों के चरित्र उद्घाटन के साथ नाटक के मूल मंतव्य को भी स्पष्ट करते हैं कि इनका जो मूल उद्देश्य है वो इसके जो चरित्रों के द्वारा जो वार्तालाप हुई है, उसके जो जितने भी पात्र हैं, वो उनके संवाद के माध्यम से उसका जो मूल मंतव्य है वो स्पष्ट हो जाता है कि आखिर एकांकी का जो उद्देश्य है वो क्या है। संवादों में संघर्ष अंतर्निहित है। इनके जो संवाद हैं एक दूसरे से इस तरह के वार्तालाप करते हैं कि उनमें लगता है कि ये आपस में अब एक दूसरे से उलझने वाले हों। घटनाक्रम के घात प्रतिघातों के साथ कथानक चरम पर पहुंचता है। घटना एक दूसरे में ऐसा लगता है कि जैसे एक घटना दूसरी घटना को के सिर पर पैर रख के आगे बढ़ना चाहती हो। तो भुवनेश्वर वर्तमान युग के अभिजात वर्ग की दुर्बलताओं और विकृतियों और कुरूपताओं से पर्दा हटाते हैं। अभिजात वर्ग जो हमारा जो एक जिसको कहते हैं कि सामान्य वर्ग से ऊंचा जो वर्ग है, उस वर्ग की कितनी कितनी विद्रूपताएं होती हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये तो
बहुत ही ऊंचे परिवार हैं, लेकिन उन परिवारों की जो दुर्बलताएं, उसकी जो विकृतियां हैं, उसकी जो समाज के जो मूल्यों में जो कुरूपता आई है, उन सब चीज़ों से पर्दा हटाने का कार्य ये एकांकी करती है। तो आप देखिए, जो ऊसर एकांकी है उसकी जो विशेषताएं ये हैं, मूल संवेदना यही है। तो आज का यूट्यूब चैनल मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हम इसके व्याख्या भाग में आगे बढ़ते रहेंगे और आप मेरे साथ साथ अपनी पाठ्य पुस्तक खोले रखिए और ये व्याख्या है, इसमें भी आप भागीदार बनिए। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।